नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जिस प्रकार एक पेड़ के पत्ते बिना पतझड़ के कभी नहीं आते, ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। यदि आपको अच्छे दिन देखने हैं तो आपको कठिनाई से गुजरना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप फौजी बनोगे। हमारा लगभग सिलेबस समाप्त हो चुका है। आज का जो अपना टॉपिक है वो बायोलॉजी है। संपूर्ण बायोलॉजी का हम रिवीजन करने जा रहे हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। पहला प्रश्न, रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी? रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, रॉबर्ट कॉच, ए फ्लेमिंग और जॉनस सॉक। करें आंसर। रेबीज के टिक्के की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? लुई पास्चर, रॉबर्ट कॉच, फ्लेमिंग और जॉनस सॉक। क्या आंसर रहेगा इस प्रश्न का? जॉनस सॉक ने किसकी खोज की थी? पोलियो के टिक्के की। पोलियो के टिक्के की खोज करने वाला वैज्ञानिक जॉनस सॉक है। पोलियो के टिक्के की खोज ये जॉनस सॉक ने किया था ऐसा काम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार भर्तियों में पूछा हुआ है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। लुई पास्चर, इसने किण्वन की खोज की थी। किण्वन, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की। और इसके अलावा रेबीज के टिक्के की खोज करने वाला वैज्ञानिक लुई पास्चर है। इस प्रश्न का आंसर रहेगा लुई पास्चर। रॉबर्ट कोच ने सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग जैसे हैजा, तपेदिक, टीबी, इनके बारे में अध्ययन किया था। रॉबर्ट कॉच ने किसके बारे में जानकारी दी? हैजा, तपेदिक और टीबी, इनके जीवाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक है रॉबर्ट कॉच। इसके अलावा इसने एंथ्रेक्स की भी खोज की थी। एंथ्रेक्स की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट कॉच है। प्रश्न पूछा गया था रेबीज के टिक्के की खोज किसने की? लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने रेबीज के टिक्के की खोज की थी। कीजिए नोट। बहुत अच्छा प्रश्न है। रेबीज के टिक्के की खोज करने वाला वैज्ञानिक लुई पास्चर है। और रेबीज का टिक्का कब लगाया जाता है? रेबीज का टिक्का रेब्डो वायरस के फैलने से, रेबीज का टिक्का कुत्ते के काटने के बाद में लगाया जाता है। ध्यान रखें आप इस प्रश्न को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, हेमरेज, निक्टालोपिया या फिर स्कर्वी? क्या आंसर रहेगा इसका? विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विटामिन डी का पूछा जा रहा है। रिकेट्स इस प्रश्न का आंसर रहेगा। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां कमजोर होना रिकेट्स रोग का लक्षण है। हेमरेज किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन के। ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। विटामिन के इस प्रश्न का आंसर। हेमरेज के जो रोग होता है वो विटामिन के कारण होता है। और निक्टालोपिया ये किसके कारण होता है? ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी के कारण निक्टालोपिया अथवा इसको रतौंधी रोग के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का रतौंधी रोग है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी। प्रश्न पूछा हुआ है विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है और इस रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को रिकेट्स रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। पूछा गया था विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स इस प्रश्न का जवाब रहेगा। हेमरेज विटामिन के की कमी के कारण होता है। निक्टालोपिया को ही रतौंधी रोग कहा जाता है। जीरोप्थेल्मिया रोग होता है
और स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों में खून आता है। इसका ये लक्षण होता है मसूड़ों में खून आना। मसूड़ों में खून आना इस रोग का लक्षण रहेगा। हेमरेज, रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के की कमी का कारण ऐसा होता है। और इस रोग में निक्टालोपिया जो रोग है व्यक्ति को जैसे जैसे समय गुजरता है दिखाई देने में समस्या होती है, वो निक्टालोपिया रोग है, रतौंधी रोग इसे कहा जाता है। पूछा गया था विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। प्रश्न संख्या 3, चूहे के पिस्सुओं द्वारा प्रसार रोग कौन सा है? यह बहुत आसान सा प्रश्न है। चूहे के पिस्सुओं द्वारा प्रसार रोग कौन सा रहेगा? चूहे में पाया जाता है भयंकर पिस्सू और उसके कारण उत्पन्न रोग, इनमें से कौन सा रहेगा? प्लेग, रोहिणी, लेप्रोसी या फिर गोनेरिया? क्या आंसर रहेगा इस प्रश्न का? चूहे के पिस्सुओं द्वारा प्रसार रोग, चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? चूहे के काटने से प्लेग की बीमारी होती है, प्लेग रोग होता है। इसको काली मौत के नाम से जाना जाता है, काली मौत इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको छुआछूत की बीमारी कहा जाता है। छुआछूत की बीमारी भी इसको कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है, काली मौत, छुआछूत। प्लेग की बीमारी होती है चूहे के काटने से। लेप्रोसी, लेप्रोमिन टेस्ट होता है इसमें, इसके माध्यम से लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है। और वास्तव में ये रोग कौन सा है? कोड रोग है। अंगुलियां इस रोग में प्रभावित होती है और इस रोग के लिए लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है। गोनेरिया किस प्रकार की बीमारी है? गोनेरिया, गोनेरिया और सिफिलिस ये यौन संचरित रोग है, यौन संचरित रोग है। और इसके अलावा ये जीवाणु के माध्यम से भी फैलते हैं, जीवाणु वायरस दोनों के माध्यम से फैलते हैं। गोनेरिया यौन संचरित रोग है। पूछा गया था प्रश्न, चूहे के पिस्सुओं द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा रहेगा? प्लेग, प्लेग की बीमारी होती है चूहे के काटने से। करें आप नोट। आसान सा प्रश्न पूछा गया था, चूहे के पिस्सुओं द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा रहेगा? प्लेग, और प्लेग को काली मौत, छुआछूत की बीमारी कहा जाता है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन है? इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, इसको कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन किसने किया था? यह पूछा गया है प्रश्न में, इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक के नाम एजी टांसले, बीडल और टेटम, कैरोलस लीनियस और चार्ल्स डार्विन। क्या आंसर रहेगा? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन है? चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। और पूछा जाए उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, तब आंसर क्या रहेगा? लेमार्क। इसका आंसर रहेगा लेमार्क। उपार्जित लक्षणों की वंशागति अर्थात जिराफ, जिराफ की गर्दन लंबी होना, ये बात बताई थी लेमार्क ने, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने यह बात बताई थी। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। कैरोलस लीनियस को किस नाम से जाना जाता है? द्विनाम पद्धति के नाम से।
द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है इसे, द्विनाम पद्धति। केरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। द्विनाम समझते होंगे, इसमें दो नाम होते हैं, एक होता है वंश और दूसरा होता है जाति। ये जो लिखे जाते हैं उसको द्विनाम पद्धति में लिखा जाता है। जैसे आम है, आम, अब आप आम का वानस्पतिक नाम लिखोगे मेजिफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मेजिफेरा इंडिका। तो ये मेजिफेरा जो नजर आ रहा है ये वंश है, और इंडिका जो नजर आ रहा है ये जाति है। मेजिफेरा इंडिका में मेजिफेरा वंश है और इंडिका क्या है? जाति है। तो ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? द्विनाम पद्धति के बारे में केरोलस लीनियस ने बताई थी, और इसी को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है, दो नाम की। बीडल व टेटम कौन था? बीडल और टेटम ने एक सिद्धांत दिया था, बीडल और टेटम ने भी एक सिद्धांत दिया, एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बीडल व टेटम के द्वारा। और बचा हुआ है एजी टांसले। इस प्रश्न का आंसर रहेगा इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक है एजी टांसले। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र की खोज किसने की? एजी टांसले इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। बीडल व टेटम ने एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। दो नाम, जैसे मैंने आपको बताया, आम का वानस्पतिक नाम मेजिफेरा इंडिका है, और इसमें मेजिफेरा क्या है? वंश है, और इंडिका इसमें इसकी जाति है। तो ये दो नाम है। इसके बारे में सबसे पहले केरोलस लीनियस ने जानकारी दी। और चार्ल्स डार्विन को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है, सही सुमेलित नहीं है। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या आंसर रहेगा? पढ़िए इसको ढंग से। टिटनेस डीपीटी, अर्थात क्या टिटनेस की बीमारी में डीपीटी का टीका लगता है? क्या ये बात सही है? इसके अलावा काली खांसी, उसमें भी क्या डीपीटी का टीका लगता है? नंबर 3 पे डिप्थीरिया लिखा गया है, इसमें क्या डीपीटी का टीका लगता है? और एक जो लिखा हुआ है तपेदिक, क्या इसमें डीपीटी का टीका लगता है? सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से पढ़े, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 3 बातें सही है, एक गलत है। क्या आंसर रहेगा इसका? इनमें से कौन सा सही नहीं है? टिटनेस की बीमारी में डीपीटी का टीका लगता है, बिल्कुल सही बात है। डीपीटी, डी पी और टी, तो डी से आप क्या बनाओगे? डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया की बीमारी में डीपीटी का टीका लगेगा। तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा पी से क्या बनाओगे? पर्टुसिस। पी से बनेगा पर्टुसिस, और पर्टुसिस को क्या कहा जाता है? काली खांसी। क्या कहा जाता है? काली खांसी। इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है, सत्य है। और टी से क्या बनेगा? टिटनेस। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। टिटनेस की बीमारी में भी डीपीटी का टीका लगता है। यहां नहीं का पूछा गया था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? तपेदिक को। और तपेदिक की बीमारी में किस प्रकार का टीका लगाया जाता है? ये डीपीटी का नहीं लगता, बीसीजी का लगता है, बीसीजी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, इसको काली खांसी कहा जाता है, और ये रहा टिटनेस। इन सभी बीमारियों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जबकि तपेदिक की बीमारी में डीपीटी का नहीं,
BCG का टीका लगाया जाता है। क्लियर है? यहां से चले आगे, लिखिए। हो गया? नेक्स्ट, बड़ा अच्छा प्रश्न आया है, निम्न में से सही सुमेलित है। उसमें पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। सही सुमेलित है, प्रश्न को ध्यान से पढ़े, आंसर करें। ऑप्शन नंबर 1 ए में जो लिखा गया है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्या ये बात सही है? नंबर 2 बी में जो लिखा है, राइबोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम को कोशिका का इंजन कहा जाता है, या फिर कोशिका को तंत्रिका तंत्र की इकाई के नाम से जाना जाता है। इसमें से कौन सी बात सही है? आज संपूर्ण बायोलॉजी का टॉपिक है अपना। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही बात है। बाकी ये जो 3 बातें लिखी हुई है, तीनों की तीनों गलत है। आत्मघाती थैली के नाम से किसको जाना जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली। तो ये यहां नहीं आएगा, इसके सामने होगा। कोशिका का इंजन किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की नहीं है, ये सजीवों की इकाई है। सजीवों की इकाई का नाम क्या है? कोशिका। तो ये बातें बिल्कुल गलत थी, और इसमें से जो एक बात सही लिखी गई है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या शक्ति गृह या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आर्मी की दृष्टि से, ये इस प्रश्न का आंसर रहेगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम अल्टमान ने दिया था, अल्टमान और सी बेंडा। अल्टमान तथा सी बेंडा ये रहेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया से संबंधित। राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज करने वाला वैज्ञानिक क्लाड है। क्लाड बताया जा रहा है या पेलेड है? लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। और कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट हुक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलें आगे, लिखिए। सही सुमेलित था, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को इसके अलावा प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये। लाइसोसोम को सुसाइड बेग के नाम से जाना जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है इसको। और कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से पहचाना जाता है। आगे वाला प्रश्न, निम्न में से किस प्राणी में सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं? करें इस प्रश्न का आंसर। निम्न में से किस प्राणी में सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्रोमोसोम की संख्या सबसे अधिक किस में होती है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक क्रोमोसोम गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? एस्केरिस मैगोसिफेला, ऑलकेंथा, ओफियोग्लोसम या नन ऑफ दीज? क्या रहेगा इस प्रश्न का आंसर? सबसे अधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? ऑलकेंथा नामक जंतु में पाए जाते हैं। और टोटल कितने होते हैं? 1600। इसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 1600। निम्न में से किस प्राणी में सबसे अधिक गुणसूत्र होते हैं? ऑलकेंथा नामक प्राणी में। और पूछा जाए सबसे अधिक गुणसूत्र किस पौधे में होते हैं, तब आंसर रहेगा ओफियोग्लोसम। पौधा पूछा जाए तब आंसर रहेगा ओफियोग्लोसम।
और इसमें लगभग कितने होते हैं गुणसूत्र? 1260। और सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस मेगोसिफिला में पाए जाते हैं। सबसे कम गुणसूत्र जंतुओं में पूछा जाए तो मैगोसिफिला होगा। ओलकेंता में सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, और पौधे से संबंधित पूछा जाए फिर ओफियोग्लोसम रहेगा। हो गया यहां से? नेक्स्ट, निम्न में से बेमेल की पहचान करें। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है? पहचान करें। क्या ये सभी बातें सही है? कीजिए नोट। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, क्या ये बात सही है? जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ये बात बिल्कुल सही है। बेमेल पूछा गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है, ये बात भी बिल्कुल सही है। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक लुई पास्चर को कहते हैं, क्या यह बात बिल्कुल सही है या नहीं? लुई पास्चर, सूक्ष्म जीव विज्ञान। और एक और लिखा हुआ है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। यह बात बिल्कुल सही थी, लेकिन यहां लिखा हुआ है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहते हैं? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता रॉबर्ट हुक को नहीं कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस। तो ये बेमेल है, ये बात सही नहीं लिखी हुई है। इस प्रश्न का आंसर डी रहेगा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लीनियस है, जबकि इसमें लिखा गया है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, बिल्कुल ठीक है, जीव विज्ञान का जनक कहलाता है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक लुई पास्चर है, और आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, न कि रॉबर्ट हुक को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को, जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। लिखे आप, करें नोट। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलें आगे, लिख लीजिए। नेक्स्ट, गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? प्रश्न पूछा हुआ है क्रोमोसोम किन पदार्थों से बने होते हैं? निम्न में से गुणसूत्र किसके बनते हैं? क्या डीएनए के बनते हैं गुणसूत्र, या फिर आरएनए के बनते हैं? डीएनए व आरएनए दोनों के बनते हैं, या फिर डी ऑप्शन में लिखा गया है डीएनए व आरएनए और प्रोटीन। क्या आंसर रहेगा इस प्रश्न का? गुणसूत्र किसके बने हुए होते हैं? क्या डीएनए के बनते हैं गुणसूत्र? बिल्कुल सही बात है। गुणसूत्र किसके बनते हैं? डीएनए के। ये बात बिल्कुल सही है। क्या गुणसूत्र आरएनए के बनते हैं? ये बात भी बिल्कुल सही है। डीएनए व आरएनए दोनों, ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन सब से मिलकर गुणसूत्र बनते हैं। ये इनमें सबसे अधिक सटीक बात है। गुणसूत्र किन पदार्थों से बने होते हैं? डीएनए, आरएनए के साथ में प्रोटीन के द्वारा गुणसूत्र बने होते हैं। हाँ, डीएनए, आरएनए व प्रोटीन के गुणसूत्र बनाए जाते हैं। और गुणसूत्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? वाल्डेर। वाल्डेर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की।
कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। वाल्डेर नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम या गुणसूत्र की खोज की थी। गुणसूत्र किस पदार्थ से बनते हैं? डीएनए डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और इसके अलावा प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, श्वसन गति व नाड़ी गति का अनुपात कितना है? बहुत आसान सा प्रश्न है। रेशियो पूछा जा रहा है, श्वसन गति और नाड़ी की गति का रेशियो कितना है? जवाब 16:17 आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये श्वसन की गति है, श्वसन दर है ये 16 से लेकर 17 बार। इस प्रश्न का आंसर रहेगा 1:4। 1:4। श्वसन की गति 1 और नाड़ी गति 4, ये इसका रेशियो रहेगा। श्वसन गति व नाड़ी दर की अनुपात संख्या पूछी गई है, 1:4 इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। श्वसन गति व नाड़ी गति का अनुपात कितना होता है? 1:4। ये इस प्रश्न का ठीक आंसर है, बिल्कुल सही है। ये लीजिए आगे वाला प्रश्न, कौन सा युग्म सही नहीं है? करें आंसर, कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, पहचान करनी है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ है जिसमें कीड़े मकोड़े कीट ये सारे आते हैं आर्थ्रोपोडा में, और ये सबसे बड़ा संघ है। मेलपीगी नलिका, मेलपीगी नलिका, मेलपीगी, क्या ये बात सही है? आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु अपना उत्सर्जन किसकी सहायता से करते हैं? अर्थात ये उत्सर्जन है, ध्यान रखिए। मेलपीगी आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु मेलपीगी नलिका के द्वारा उत्सर्जन करते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं मालूम तो ध्यान करना, ये बात बिल्कुल सही है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु मेलपीगी नलिका के द्वारा अपना उत्सर्जन करते हैं। दूसरी बात, चपटेकर्मी, प्लेटी हेलमंथी जिसको कहा जाता है, और ये ज्वाला कोशिका के द्वारा अपना उत्सर्जन करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। लिख सकते हैं आप, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु अपना उत्सर्जन मेलपीगी नलिका के द्वारा करते हैं। चपटेकर्मी ये ज्वाला कोशिका के द्वारा अपना उत्सर्जन करते हैं। एनिलिडा संघ के जंतु नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सटीक है, एकदम सही बात लिखी गई है। ये तीनों बातें आर्थ्रोपोडा मेलपीगी नलिका के द्वारा, चपटेकर्मी ज्वाला कोशिका के द्वारा, और एनिलिडा नेफ्रीडिया के माध्यम से अपना उत्सर्जन करते हैं। जबकि प्रोटोजोआ संघ के जंतु विशिष्ट नलिका के द्वारा उत्सर्जन नहीं करते हैं। फिर करते किसके माध्यम से है? परासरण की क्रिया के द्वारा ये अपना उत्सर्जन करते हैं। परासरण, परासरण की क्रिया के द्वारा प्रोटोजोआ संघ के जंतु अपना उत्सर्जन करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। पूछा गया था इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये बात सही नहीं है। प्रोटोजोआ संघ के जंतु अपना उत्सर्जन परासरण की क्रिया के द्वारा करते हैं। प्रोटोजोआ संघ में कौन से जीव आते हैं? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो अमीबा अपना उत्सर्जन परासरण की क्रिया के द्वारा करता है। हो गया यहां से। आर्थ्रोपोडा संघ, कीट पतंग कीड़े मकोड़े सबसे बड़ा संघ है ये, मेलपीगी नलिका के द्वारा अपना उत्सर्जन करते हैं। चपटेकर्मी किसको कहा जाता है? प्लेटी हेलमंथीज संघ के जंतु, जिनका आकार चपटा होता है, और वो ज्वाला कोशिका के द्वारा अपना उत्सर्जन करते हैं। एनिलिडा संघ के जंतु नेफ्रीडिया, या इसको वृक्क भी कहा जाता है, वृक्क, इसके माध्यम से अपना उत्सर्जन करते हैं। और प्रोटोजोआ संघ के जंतु परासरण की क्रिया के द्वारा अपना उत्सर्जन करते हैं। विशिष्ट नलिका के द्वारा ऐसा संभव नहीं है। ये लीजिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित ये अपना प्रश्न है, और पूछा गया है निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पिट्यूटरी ग्रंथि, इस पीपीटी के माध्यम से हम लगभग सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, क्या ये बात सही है? पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि है। इसके अलावा इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ना, मास्टर ग्रंथि।
तो क्या मास्टर ग्रंथि पीयूष या पिट्यूटरी से वृद्धि हार्मोन निकलता है? सही बात है या नहीं? जीएच हार्मोन। सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, ये सही बात है। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? जीएच हार्मोन। अधिवृक्क ग्रंथि से करो या मरो हार्मोन, सही है या गलत? एड्रिनल ग्रंथि है ये, एड्रिनल, और करो या मरो ये एड्रिनलिन हार्मोन है, जो कि बिल्कुल सही बात है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेंगरहेंस द्वीप समूह से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, क्या ये सही है? अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका, लेंगरहेंस द्वीप की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग या डायबिटीज होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अंडाशय ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, क्या ये बात सही है? नहीं है। अंडाशय मादा ग्रंथि है, और जो हार्मोन सामने आपके लिखा हुआ है ये नर हार्मोन है, ये नर हार्मोन है, और नर हार्मोन वृषण ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये बिल्कुल बात गलत लिखी हुई है। अंडाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इस ग्रंथि के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है, न कि टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण स्रावित करते हैं, जो एक प्रकार से नर ग्रंथि है। नर ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है वृषण से टेस्टोस्टेरोन। लिखा गया था अंडाशय ग्रंथि, ये तो मादा ग्रंथि है, और इस ग्रंथि के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। प्रश्न पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बात बिल्कुल सही नहीं लिखी हुई है। लीजिए आगे वाला प्रश्न, दिए गए विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह स्केलेटन सिस्टम से संबंधित अपना प्रश्न है। दिए गए विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। ए में लिखा हुआ है मानव शरीर में उपस्थित कुल हड्डियां 206 है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है ना। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। लेकिन प्रश्न में नहीं का पूछा जा रहा है, ध्यान दें। टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? पैर में, ये बात भी बिल्कुल सही है। टीबिया नामक हड्डी पैर में, टीबिया और फिबुला। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सटीक है, सही बातें लिखी हुई है। कुल मेरु तंत्रिकाएं, ये मेरु तंत्रिकाएं हैं। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी है, क्या यह बात सही है? नहीं है, 12 जोड़ी नहीं होती, ये कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। और यही पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कुल मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी नहीं होती। 12 जोड़ी क्या है? 12 जोड़ी पसलियों की संख्या है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है, अर्थात 12 जोड़ी। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं लिखी है। बाकी ऊपर जो 3 बातें लिखी गई थी, मानव शरीर में उपस्थित कुल अस्थियां 206 बिल्कुल सही है। टीबिया नामक हड्डी पैर में होती है, और टीबिया के साथ में फिबुला हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, इसको स्टेपीज कहा जाता है, ये कान में पाई जाती है। और कुल मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी नहीं है। 12 जोड़ी क्या है? पसलियां है। हो गया, यहां से लिखिए। प्रश्न संख्या 14, सही कथन का चयन कीजिए। करें, आंसर करें आप। सही कथन का चयन पूछा जा रहा है। ये अपना ब्लड वाला टॉपिक है, और उसमें से लिया गया प्रश्न है। सही कथन का चयन करना है। रक्त का पीएच मान 8.4 होता है। प्रश्न को ढंग से पढ़े, सही कथन पूछा जा रहा है, ये गलत है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यहां 8.4 लिखा हुआ है, ये बात बिल्कुल गलत है। सही, इसमें से सही कौन सा है वो पूछा जा रहा है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता रोग होता है।
मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया किसको कहा जाता है? खून की कमी। और खून की कमी ये साफ साफ नजर आ रहा है, रक्त क्षीणता। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। आरबीसी का जीवन काल 130 दिन का होता है। क्या ये बात सही है? नहीं है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है, 120 डेज। तो ये बात भी बिल्कुल गलत। प्लेटलेट्स को सैनिक कणिका कहा जाता है? नहीं कहा जाता। तो प्लेटलेट्स को नहीं कहा जाता। सैनिक कणिका किसको कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिका को सैनिक कणिका के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं लिखी हुई है। सही लिखा गया था हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता या एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया। और ये पिछली भर्ती में प्रश्न पूछा था, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी के कारण। ये पिछली भर्ती में आया था प्रश्न, एनीमिया रोग। तो सही कथन पूछा गया था, हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता रोग होता है। ये बात बिल्कुल सही है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स को सैनिक कणिका नहीं कहा जाता। सैनिक कणिका डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है। चले आगे, लिखिए प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और ये प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। बिंबाणु कहते हैं इसको, बिंबाणु। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये वायुमंडल का टॉपिक है। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन, मीथेन, सीएफसी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न। मीना का जलवा। ये ग्रीन हाउस गैस याद करने का आसान तरीका है, मीना का जलवा। मी से आप बना सकते हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। कहां से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और यहां से बनेगा जल वाष्प। क्या बनेगा? जल वाष्प। अच्छा, इसमें चेक करें, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा भी सीएफसी है। अलावा इसके सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा ओजोन भी होती है, O3, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो सीएफसी ये ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है। और इसके अलावा मीथेन, ये रहा मीथेन। तो बचा हुआ क्या है? ऑक्सीजन। ये इस प्रश्न का ठीक आंसर है। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी सभी जो मीथेन है, सीएफसी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीना का जलवा, ये सभी की सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? करें आंसर, 21%। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, कितने परसेंट? 78% पाई जाती है सबसे ज्यादा। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करती है? यह आसान सा प्रश्न है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करती है? ये एक क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल। ओजोन परत, आयन मंडल या समताप मंडल? क्या रहेगा इस प्रश्न का जवाब? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले कौन रोकता है? ओजोन परत इस प्रश्न का आंसर रहेगा। ये इस प्रश्न का ठीक जवाब है, ओजोन परत। ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही रोक लेती है। ओजोन परत इस प्रश्न का आंसर रहेगा, लिख लीजिए।
जेट विमान कहां उड़ते हैं इनमें से बताना आपको। जेट विमान समताप मंडल में जेट विमान उड़ते हैं। आयन मंडल में क्या होता है? हाँ, रेडियो तरंग उत्पन्न होती है। और सौर मंडल कहां स्थित है? सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा मंडल उपस्थित है? सौर मंडल। और सबसे दूर बहिर्मंडल। शाबाश। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है? करें आंसर। कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है? मिर्च में चरपराट किसके कारण होती है? मिर्च में चरपराट कैप्सेनिन, ये बात तो सही है। अमरबेल क्या परजीवी है? अमरबेल परजीवी है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम, बिल्कुल सही है। मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम है। दूध का रंग सफेद कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण नहीं होता दूध का रंग सफेद। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? यहां रहेगा केसीन के कारण। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? केसीन के कारण। और कैरोटीन के कारण क्या होता है? दूध का रंग पीला होता है। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। यह बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है। दूध का रंग सफेद होता है केसीन के कारण। तो पूछा गया था कौन सा कथन गलत है? यह कथन बिल्कुल गलत है। नोट करें, यह कथन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। दूध का रंग सफेद होता है केसीन के कारण, कैरोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यह भी आसान प्रश्न है, पढ़ें और आंसर करें। कौन सा विकल्प सही है? 18 नंबर सवाल है ये। आलू का हरा रंग कुरकुमीन सही पूछा जा रहा है, ये गलत है। अच्छा, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? आलू का हरा रंग होता है सोलेनिन के कारण। लिख सकते हैं आप, सोलेनिन के कारण ऐसा होता है। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण। ऑपरेशन फ्लड का संबंध टमाटर उत्पादन नहीं है, यह बात भी गलत है। यहां रहेगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध रहेगा दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन, यह बात गलत है। टमाटर उत्पादन में टमाटर उत्पादन किससे संबंधित है? लाल क्रांति से। ये लाल क्रांति से संबंधित है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत लिख दी गई है। बायोडीजल हेतु किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत, बिल्कुल सही बात है। यही बात पूछी जा रही है, सही कौन सा है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? बायोडीजल हेतु रतनजोत का प्रयोग किया जाता है। जेट्रोपा। ऑलेरी कल्चर का संबंध शाक और सब्जियों से, यह बात भी बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ही इस प्रश्न के सही आंसर है। ऑलेरी कल्चर में भी शाक और सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये दोनों बातें सही रहेगी। सी और डी इस प्रश्न का आंसर है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है पूछा गया था। ये दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है, तो दोनों आंसर रहेंगे इस प्रश्न के। बायोडीजल हेतु जेट्रोपा, रतनजोत और इसके अलावा करंज नामक पौधा होता है। और ऑलेरी कल्चर में शाक सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों के दोनों इस प्रश्न के आंसर है। कर लें, आप नोट कर लें, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, किस मानव अंग के रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? क्या आंसर रहेगा? प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है किस मानव अंग के रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की, कृत्रिम वृक्क, डायलिसिस अर्थात कृत्रिम वृक्क। तो आंसर क्या रहेगा इसका? किडनी। किडनी को कहा जाता है वृक्क। और कृत्रिम वृक्क की क्रिया डायलिसिस कहलाती है, इसे रक्त अपोहन कहा जाता है। किडनी यदि खराब हो जाए तो कृत्रिम वृक्क अपनाया जाता है।
ब्लड को बाहर निकाल के पुनः उसको गर्म करके ठंडा करके वापस शरीर में डाला जाता है सिरा के माध्यम से, वो रक्त अपूर्ण होता है और ये प्रक्रिया किडनी के द्वारा होती है। तो किस मानव अंग के रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? किडनी। किडनी इस प्रश्न का आंसर रहेगा। हो गया आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न। बेमेल को छांटना है, करे आंसर। चूहे के दांत 16। चूहे में कुल कितने दांत होते हैं? चूहे के दांत कितने होते हैं? चूहे में दांत 16 होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहां बेमेल लिखा है, बेमेल बिना मेल का 16 दांत होते हैं चूहे में, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कुत्ते के दांत 42 होते हैं, 42 नहीं होते क्या? कुत्ते में 42 दांत ही होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मनुष्य के दांत कितने होते हैं? 32, ये बात भी बिल्कुल सही है। खरगोश के मुंह में कितने दांत होते हैं? 30, ये बात बिल्कुल गलत है। खरगोश के मुंह में 28 दांत होते हैं, 30 नहीं होते, 28। बेमेल छांटना था, इस प्रश्न का आंसर ये रहेगा। खरगोश के मुंह में कितने दांत होते हैं? 28, 30 नहीं होते। मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं और कुत्ते के दांत होते हैं 42 और चूहे के मुंह में 16 दांत पाए जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।